दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम दैनिक समसामयिकी के 10 महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति जो थे ईरान के, उनकी इब्राहिम रईसी और जो विदेश मंत्री हैं, दोनों लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, ये पहली खबर है। और इसमें क्या है कि हेलीकॉप्टर की जो है हार्ड लैंडिंग हो गई थी 19 मई को, तो उसी में इन दोनों के मौत की खबर आ रही है। जो राष्ट्रपति रईसी हैं, ये अजरबैजान की यात्रा पर थे। ठीक है, और ये जो है ईरान वापस आ रहे थे अजरबैजान की यात्रा करके। आप जान रहे हैं कि अजरबैजान से और आर्मेनिया से बहुत दिनों से युद्ध चल रहा है। तो ये इसी बीच में जो एक अरास नदी है, अच्छा इस देश से जुड़ी हुई है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि इस समय नदी वगैरह भी पूछ सकता है। तो अरास नदी पर एक पुल का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, अजरबैजान और ईरान के जो है संयुक्त रूप से पुल को बनवाया है। तो ये पुल नहीं है, बांध है। तो इस जो बांध का नाम है किज कलासी बांध। क्या नाम है? किज कलासी बांध नाम है। अरास नदी पर बना है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। अरास नदी पर बना है किज कलासी बांध। ठीक है, तो इसी का उद्घाटन करने ये गए थे रईसी साहब, और वहीं पे लौटते समय इनका जो है हार्ड लैंडिंग हुआ हेलीकॉप्टर का, और ये मर गए हैं। ठीक है, ईरान और इजराइल का भी आप जानते हैं कि बहुत दिनों से टेंशन में रहते हैं। दोनों देश एक दूसरे पे हमला करने को तैयार हैं। अगला खबर है कि आईसीसी अभियोजक, ठीक है, आईसीसी अभियोजक ने इजरायली और हमास नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की है। ठीक है, आईसीसी आप समझ रहे होंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है आईसीसी। तो इसमें एक नेता, इसमें एक जो हैं करीम खान केसी, एक अभियोजक हैं, उन्होंने एक रिट दायर की और बताया कि जो हैं इजरायली प्रधानमंत्री और हमास के नेता जो हैं, उनका नाम है नेता जो हैं वो याह्या सिनवार नाम है, याह्या सिनवार, और बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। तो कहा गया कि इन दोनों का अगर जो है आईसीसी एक अपना निर्णय दे कि इन दोनों की भी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये अभियोजक अभी इसने अपनी रिट डाली है। अभी वहाँ पे इस पर कोई निर्णय नहीं आया है। ठीक है, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं आया है, केवल रिट पड़ी हुई है। और जब निर्णय आएगा, अगर आईसीसी ने कह दिया कि ठीक है इनकी जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनको वार क्रिमिनल अगर घोषित किया जाता है, तो ये ऐसे तीसरे नेता बन जाएंगे नेतन्याहू। इनसे पहले किसको किसको घोषित किया जा चुका है? राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन हैं, इन पे लगातार ये वाला एक्शन हो चुका है कि ये अगर दूसरे देश की यात्रा करेंगे जो कि आईसीसी का मतलब मेंबर है, तो वो देश इन राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार कर लेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि ब्रिक्स समिट में राष्ट्रपति पुतिन साउथ अफ्रीका नहीं गए थे। और लीबिया जो है, लीबिया के ताकतवर मोहम्मद जो गद्दाफ़ी थे, इन पे भी ये वाला सैंक्शन लगा था कि अगर ये भी किसी भी आईसीसी सदस्य वाले देशों में यात्रा करेंगे तो वहाँ के जो हैं जो वहाँ की फोर्स है उनको गिरफ्तार कर लेगी। अगर नेतन्याहू पे हुआ तो ये तीसरे नेता बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है कि फोर्ब्स के अनुसार क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फुटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। कितना कमाई है इनकी? 260 मिलियन। कितना है? 260 मिलियन इनकी पहुंच गई है। बस इतना ही रखिए इनके बारे में, ज़्यादा इन लोगों का पूछता भी नहीं है। दुनिया के शीर्ष 15 बेहद अमीर व्यक्तियों की सूची में देखिए हमारे देश से कौन कौन आ गए हैं। तो ये जो सूची जारी की है, इसको जारी किया है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स ने जारी किया है। इसमें 15 व्यक्तियों में हमारे देश के 2 व्यक्ति हैं। कौन कौन होंगे वो आप जान गए होंगे कि कौन कौन से 2 व्यक्ति होंगे अपने यहाँ के, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। तो मुकेश अंबानी इस सूची में मुकेश अंबानी 110 अरब के साथ में 12वें स्थान पे हैं, और 100 अरब डॉलर के साथ में जो गौतम अडानी हैं वो 14वें स्थान पे हैं। ओके, इसी में अब देख लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। तो फर्स्ट पे इसने रखा है बर्नार्ड अर्नाल्ड को। ठीक है, 222 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ। जेफ बेजोस इसमें दूसरे नंबर पे हैं, और तीसरे नंबर पे इसने एलन मस्क को रखा है 187 बिलियन डॉलर के साथ में। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अब एलन मस्क को इसने तीसरे नंबर पे कर दिया है। जेफ बेजोस जो पहले एलन मस्क से पहले नंबर पे थे, वो दूसरे नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला जो है टॉपिक देखेंगे, ये है
कि अलेक्जेंडर जेवरेव और इगा स्विएटेक ने इटालियन ओपन में जीता क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब। ठीक है, तो इटालियन ओपन अभी हुआ था हाल ही में, तो इसमें जो है अलेक्जेंडर जेवरेव ये एकल पुरुष में जीत चुके हैं और एकल महिला में इगा स्विएटेक ने जो है खिताब जीता है। ठीक है, तो ये जो इटालियन ओपन है इसमें अलेक्जेंडर जेवरेव जो हैं ये दूसरी बार जीते हैं और इगा स्विएटेक इसको तीसरी बार जीते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो पुरुष एकल है इसने दूसरी बार जीता है और जो इगा स्विएटेक है इन्होंने तीसरी बार इटालियन ओपन जीता है। ठीक है, ये कहाँ के हैं अलेक्जेंडर जेवरेव, ये जर्मन के हैं। तो देखो जेवरेव जर्मन, ये पूछता है ना कि कहाँ का कौन खिलाड़ी है, तो जेवरेव कहाँ के हैं, जर्मन के हैं। और इन्होंने हराया किसको है, इन्होंने हराया है निकोलस जेरी को। किसको हराया है, निकोलस जेरी को हराया है। ओके, अगला है कि 81वां जो ये समारोह था, ये 81वां इटालियन ओपन था। कब से कब तक हुआ है, 16 से 19 मई तक हुआ है, 16 से 19 मई 2014 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है कि प्यूमा इंडिया बना एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक। प्यूमा इंडिया बना है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि प्यूमा इंडिया जो है वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में ट्रैक और फील्ड पे जंप, थ्रो, क्रॉस कंट्री रनिंग के मैराथन में भारतीय एथलीटों को सपोर्ट करने के लिए उतरा है। इसमें क्या है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक बहुवर्षीय, देखिए 1 वर्ष 2 वर्ष का नहीं है, इसका जो समझौता किया गया है ये बहुवर्षीय समझौता है। तो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि 5 साल के लिए किया गया है या 2 साल के लिए, 1 साल की, ऐसा नहीं है, ये बहुवर्षीय है। तो इसलिए बार बार मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला है कि इसमें कौन कौन से खेलों को शामिल नहीं किया गया है। तो ये कब कब जो है एथलीट के आपको कपड़े, इसके जूते पहने हुए मिलेंगे एथलीट। ये ओलंपिक खेलों में नहीं रहेगा, एशियाई खेलों में नहीं रहेगा और राष्ट्रमंडल खेल होते हैं उनमें, ये तीनों खेलों में एशियाई, ओलंपिक और राष्ट्रमंडल में नहीं रहेगा। बाकी जितने खेल होते हैं वो चाहे विश्व स्तर पे होंगे, चाहे जो है अपना जो है घरेलू खेल होगा उसमें रहेगा, लेकिन ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल में शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये हुई है डील। ठीक है, जो AFI, ठीक है, AFI मतलब जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, AFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको पूछ सकता है कि ये कब बना था। तो ये बना था 1946 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, AFI कब आया था, 1946 में। अगला जो है टॉपिक है ये है कि 20 मई को दुनिया भर में मनाया गया पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। ठीक है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। अब इसको हम देखेंगे कि विश्व मेट्रोलॉजी दिवस है क्या। तो देखिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, इसका जो थीम था वो थीम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। बी मेजर टुडे, एक सेकंड रुक जाइए, कलर चेंज कर ले। हाँ, बी मेजर टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। बी मेजर टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, ये इसका थीम है, थीम पूछ सकता है और पहली बार हुआ इसलिए इसको परीक्षा में आने का चांसेस है। यूनेस्को द्वारा इसको जो है इसको किया गया है, घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष 20 मई को यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको आधिकारिक मान्यता दे दी गई है। ठीक है, और इसका जो है थीम क्या है, इंग्लिश में वैसा है और ये है हिंदी में, हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को मापते हैं। तो इंग्लिश वाला ही याद कर लीजिए, वो ज़्यादा सही है। ठीक है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 की थीम आपको बता दिए, बी मेजर टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ओके, और देख लेते हैं इसमें है कि 20 मई को और क्या मनाया जाता है। तो 20 मई को मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व मधुमक्खी दिवस। इसकी थीम है बी एंगेज्ड विद यूथ। बी 2-3 बार कहिए, 4 बार, आपको याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और पहला विश्व मधुमक्खी दिवस ये कब मनाया गया था। तो पहला विश्व मधुमक्खी दिवस जो है 20 मई 2018 को, तो 2018 से चालू है और इस बार की थीम भी हम आपको बता दी हैं। लगभग मधुमक्खियों की पूरी दुनिया में 20,000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ओके, अगला है कि वित्त वर्ष 2024 में बिजनेस ग्रोथ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है शीर्ष PSU बैंक। ठीक है, शीर्ष PSU बैंक कौन बना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
अच्छा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो है मोटो क्या है, तो इसका मोटो है एक परिवार एक बैंक। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी कंपनियों की जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनका मोटो पूछ लेता है। इसका मोटो है एक परिवार एक बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। ओके, चलिए, ये इसने जो कुल कारोबार किया है, कुल कारोबार में 15.74% की वृद्धि की है और कुल जमा में 15.66% की वृद्धि की है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे SBI है, उसने 13.12% की वृद्धि की है। लेकिन अगर रुपये के मामले में देखेंगे कि ज़्यादा वृद्धि किसने की है, तो वो किया है SBI ने, क्योंकि SBI का जो SBI का जो टोटल वो है कि हाँ SBI कितनी वैल्यूएबल कंपनी है, तो वो वैल्यू SBI की ज़्यादा है। कितना है? 89,52,784 करोड़ है SBI का, जबकि जो आपका महाराष्ट्र बैंक है उसका 4,74,411 करोड़ ही है। ठीक है, तो इसके हिसाब से SBI रुपये के मामले में ज़्यादा है, लेकिन वैसे परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसने गेन किया है? वो किया है आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालतों के संज्ञान लेने के बाद ED के गिरफ्तारी के अधिकार पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप जो ED के अधिकारी होते हैं, और जैसे मान लीजिए अभी इनको केजरीवाल हैं और बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तारी हो रही है, तो इसी को लेके हरकत में आई है और इसने बताया है कि जो है ऐसे आप नेताओं की गिरफ्तारी नहीं कर पाएंगे। क्यों? अगर उस पर जो है शीर्ष अदालत ने संज्ञान में ले लिया है, किसी अदालत ने, कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया है मामला, तब आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गिरफ्तारी अगर आपने पहले से नहीं कर रखी है तो। अब चलिए पूरा मामला जानते हैं। ये क्या है कि धन शोधन निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं PMLA। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि इस समय ED ने बहुत सारे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार भी किया है और बहुत सारे नेता बिजनेसमैनों के यहाँ से रुपये भी पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो PMLA को ध्यान में रखिएगा शब्द को। इसमें क्या है, प्रवर्तन निदेशालय ED किसी आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार खो देती है। कब? PMLA के तहत दायर आरोप पत्र पर संज्ञान अगर ले लिया किसी कोर्ट ने, संज्ञान लेने के बाद ED उस आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ठीक है, आइए थोड़ा और देखते हैं। इसमें है, यह निर्णय PMLA के तहत जांच चरण के दौरान हिरासत में लिए गए, देखिए जांच चरण के दौरान, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जांच चरण के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के ED के अधिकार को महत्वपूर्ण रूप से कम कर देता है। ओके, जांच चरण के दौरान आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं अगर कोर्ट ने उसका जो है आपकी अपील को मान कर लिया है, कोर्ट उसमें सुनवाई करना चालू कर दिया है। उसको आगे देखिए कि ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकती जहां शिकायत दर्ज करने के पहले आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। जैसे शिकायत दर्ज करने के पहले आरोपी को आपने गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन आपने शिकायत दर्ज किया, कोर्ट में ट्रायल चलने लगा और तब आप गिरफ्तार करने अगर पहुंच जाते हैं तो आप उसको हिरासत में नहीं ले सकते हैं, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और क्या है कि इस तरह के प्रथा भारत के संविधान के अनुच्छेद क्या है 21 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार का क्या है उल्लंघन माना गया है, और ये मूल अधिकार का उल्लंघन माना गया है, इसीलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला जो है टॉपिक यह है कि भारत रूस संयुक्त उद्यम ने भारतीय सेना को सौंपी 27,000 AK 203 असाल्ट राइफल जो है कितनी 27,000। ओके, तो ये सौंपी है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ग्रहण करते हैं। ये है कि AK 203 जो है असाल्ट राइफल, ये भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं। भारत प्लस रूस की कंपनी है वो मिलकर बना रही है, और इसका जो है इसने 27,000 राइफलें सौंपी हैं, और क्या किया है कि 8,000 राइफल अगले हफ्ते सौंपेगा। ये कंपनी कहाँ लगी है? तो ये उत्तर प्रदेश के कोरवा में लगी है, उत्तर प्रदेश के कोरवा में। तो ये बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगी है, एग्जाम आने वाला है और ये नया नया न्यूज है तो ये पूछ सकता है। ठीक है, इसमें जो अभी स्वदेशीकरण है वो 25% है और रूस का जो है 75% है। तो 75% और 25% पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वो इंडिया का जो है स्वदेशीकरण वाला मामला वो बढ़ता जाएगा और रूस का कम होता जाएगा।
ठीक है, जो हस्ताक्षर हुआ है 5,000 करोड़ का हुआ है। इंडो रूसी, इस कंपनी का जो कंपनी चला रही है, कंपनी ये काम कर रही है, उसका नाम है इंडो रूसी राइफल प्राइवेट लिमिटेड। इंडो रूसी राइफल प्राइवेट लिमिटेड। इसमें कितनी गन खरीदी जाएंगी? 6.1 लाख गन, 6.1 लाख गन खरीदी जाएंगी। ओके, हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें से बता देते हैं, पहले से मार्क करके रखते हैं, ठीक है। इस अनुबंध के तहत जो 70,000 राइफलों का उत्पादन जो है भारत में स्थानीयकरण की सीमा 5,000 से 70% तक। देखिए 70,000 जो राइफलें होंगी उनका जब निर्माण किया जाएगा तो उसमें 5% से शुरू किया जाएगा, भारत का स्वदेशी का माल रहेगा 5% और उसको 70% पर ले जाया जाएगा। लेकिन जब 70,000 राइफलें पूरा हो जाएंगी और 70,000 के बाद जितना बनेगा तो वो 100% स्थानीयकरण के साथ ही बनाया जाएगा। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक। ये है कि भारत की दीप्ति ने जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में तोड़ा विश्व रिकॉर्ड। इनका नाम क्या है? इनका नाम है दीप्ति। नाम क्या है? दीप्ति। कहाँ पे हुआ था ये विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप? ये हुई है जापान में। क्या नाम था? विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कितने मीटर में? 400 मीटर में। ओके, अब आइए कुछ और जान लेते हैं। इसमें है कि 20 वर्षीय हैं ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जापान के कोबे में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो जापान के कोबे में हुआ है, ठीक है। 400 मीटर में दौड़ी हैं ये, और कितने देर में दौड़ी हैं? तो इन्होंने टाइम लिया है 55.07 सेकेंड लिया है। इनसे पहले जो विश्व रिकॉर्ड था वो अमेरिका की एक ब्रीना क्लार्क थी, उनका था। तो ये 55.12 सेकेंड में दौड़ी थी, अमेरिका की थी। और अपने जो है दीप्ति ने तोड़ दिया है इसको 55.07 सेकेंड में तोड़ के गोल्ड जीत लिया है। ओके, अगला है टॉपिक। यह है कि असम सरकार ने यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किया लॉन्च। किसने किया है? तो ये असम की सरकार ने लॉन्च किया है। किसने? असम की सरकार ने लॉन्च किया है। किसकी मदद से किया है? तो यूनिसेफ की मदद से। देखिए हम इसको बार बार इसलिए दोहराते हैं कि आपको याद हो जाए केवल सुन के ही। तो असम की सरकार ने किया है, यूनिसेफ की मदद से लॉन्च किया है। नाम क्या रखा है? ड्रीम्स। ओके, अब आते हैं उसका देख लेते हैं थोड़ा सा विश्लेषण। ये आपदाओं के दौरान हुए नुकसान की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है, आपदाओं के समय जो आपदा आती हैं उनके समय जो नुकसान होते हैं उनकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए डिजिटल प्लेटफार्म है, ताकि प्रभावित लोगों को सहायता वितरण जल्दी से किया जा सके और कम समय में किया जा सके। ठीक है, प्लेटफॉर्म जो है ये यूनिसेफ के सहयोग से विकसित किया गया है। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। चलिए कल मिलेंगे नए करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।